नमस्कार प्रिय छात्रों। आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम बड़े घर की बेटी जिसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जो एक उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म काशी के निकट लम्ही गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। 1880 में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय था और उनकी माता का नाम आनंदी देवी। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। आपने अनेक उपन्यास लिखे हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और लगभग 300 से अधिक कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण है और 8 अक्टूबर 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। यह प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय। आइए देखते हैं बड़े घर की बेटी में प्रेमचंद ने किस विषय को लेकर प्रस्तुत किया है। ये जो प्रस्तुत कहानी है बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती है। आनंदी एक बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने के पर भी उसने अपने आप को श्रीखंड के रूढ़िग्रस्त और अभावों से पूर्ण घर को भी अपने अनुकूल यानी अपने अनुसार बना लिया। तो इसी का ही चित्रण यहाँ किया गया है कि बड़े घर की बेटी है आनंदी जिसका नाम है, और एक सामान्य मध्यम वर्ग परिवार में आकर भी वो अपने व्यवहार से, सूझबूझ से वो उस घर को भी अनुकूल व अपने अनुसार बना लेते। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ जाता है और झगड़ा यहाँ बढ़ जाता है कि दोनों भाइयों के जो अटूट प्रेम की कड़ियाँ थी वो शिथिल पड़ जाती है यानी टूटने लगती है। लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगता है। घर को बिखरता देखकर आनंदी की जो सात्विक वृत्तियां हैं वो जाग उठती है और उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बनाया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। यही इसका की विशेषता है। यही इस कहानी का संदेश भी है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को भी उजागर किया गया है और उसके उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। यानी कि अगर हम चाहें यानी स्त्रियां चाहें तो उच्च कुल में होने के बावजूद वो अपने कष्टों को सह कर भी अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देखती और एक दूसरे का से आपसी संबंधों को बरकरार रखने में बखूबी वो अपनी भूमिका निभाती है। ये सारांश था। अब आइए देखते हैं कि बेनी माधव सिंह, ये कहानी की यहाँ से शुरुआत होती है कि कहानी में बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के एक जमींदार थे, ठीक, और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी बड़े धन धान्य संपन्न थे। यानी बेनी माधव सिंह जो थे जमींदार भी थे और नंबरदार भी थे और धन धान्य से वो परिपूर्ण भी थे। उनके पितामह यानी खूब धन संपत्ति उनके पास थी। गांव का पक्का तालाब था, मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। यानी कीर्ति यानी यश, यश की गाथा को गाते हैं। कहते हैं कि इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा यानी एकदम उसकी हालत एकदम खराब थी, यानी केवल
हड्डियों का ढांचा रह गया था, उसे ही अस्थि पंजर, और कुछ शेष न रहा। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक दिन आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता है दूध निकालने के लिए। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, वकीलों को, और उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के क्या थे? 2 बेटे थे। जो ठाकुर साहब थे उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम क्या था? श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग यानी बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद, यानी मेहनत करने के बाद, उद्योग के बाद क्या करा? बीए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में वो नौकरी कर रहे थे। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 से यानी हट्टा कट्टा नौजवान वो था। अब एक दफ्तर में नौकर वो था, और छोटा बेटा क्या था कि वो लाल बिहारी दोहरे बदन का था, यानी मोटा सा था। कहने का मतलब दोहरे बदन, दोहरा माने वो फैला हुआ उसका शरीर, सजीला जवान, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 से ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। यानी सवेरे उठते ही वो जो भैंस खड़ी उसका 2 से दूध पी जाता था। अब श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। मैंने दोनों भाइयों की जो दशाएं थी एकदम अलग से थी। यानी एक तो एकदम मोटा ताजा सा था, और दूसरा जो था पतला दुबला था। यानी श्रीकंठ एकदम सामान्य थे, और उनका जो भाई लाल बिहारी सिंह था वो उनसे एकदम विपरीत था। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए और इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। यानी कि नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने, नेत्र प्रिय का मतलब क्या है? आंखों से जो अच्छा लगे, यानी उसके गुण क्या है? सबको अच्छे लगते थे। और इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर, यानी वो समाप्त हो जाते। न्यौछावर करना में पूरी तरह से समर्पित कर देना। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल, क्या है? निर्बल यानी कमजोर, चेहरे को कांतिहीन, यानी चेहरे पे कोई चमक ही नहीं थी, कोई रौनक ही नहीं था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। यानी कुछ वैदिक ग्रंथों का भी उन्होंने विशेष अध्ययन करा, उससे बहुत अधिक उनको प्रेम था। वैदिक ग्रंथ यानी आयुर्वेद की जो औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था, और उसी ग्रंथ की को वो बहुत प्रेम करते थे उससे। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली, खरल किसको कहते हैं? कूटने का ये खरल, कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जिससे आयुर्वेद की दवाएं बनती है। छोटा सा कूटने वाला एक क्या है? यंत्र कह लीजिए। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। यानी वैद्य यानी चिकित्सक कहते हैं, यानी कि आयुर्वेद के डॉक्टर को कहते हैं। तो लाहौर और कलकत्ते के जितने भी वैद्य थे उनके साथ उनका अच्छा बनता था, लिखा पढ़ी रहती थी, अरे उनके साथ उनके बनती रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। क्यों? अंग्रेजी डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी, यानी इंग्लिश वो पढ़े थे, अधिपति यानी जानते थे, लेकिन उनके सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। वो पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल भी अलग थे, यानी अंग्रेजी जानने के बावजूद भी उसके रंग में ढले नहीं थे, ऐसा कह सकते। बल्कि वो बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा भी करते थे। यानी अंग्रेजी जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, समाज की जो प्रथाएं थे, उसका वो विरोध भी करते थे।
तिरस्कार भी करते थे और निंदा भी करते थे। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था, क्योंकि अंग्रेजी जानने के बावजूद वो अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से, दशहरा का जब दिन आता था तो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ बनते। यानी रामलीला में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनमें से कोई ना कोई कैरेक्टर वो पात्र का, यानी कोई कैरेक्टर में पार्टिसिपेट बनकर वो रामलीला किया करते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता, यानी गौरीपुर गांव जहां वो रहते थे, वहां रामलीला के जन्मदाता यानी रामलीला का जन्म देने वाला, यानी रामलीला करवाने वाले वो खुद थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। यानी प्राचीन यानी एंशियंट हिंदू सभ्यता यानी सिविलाइजेशन जो थे उसके गुणगान यानी उसके बखानते थे, उस धर्म के को बखानने का प्रधान अंग उनके अंदर। सम्मिलित कुटुंब के तो वो एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब यानी जॉइंट फैमिली, कुटुंब यानी फैमिली और सम्मिलित यानी जॉइंट फैमिली के तो एकमात्र उपासक थे। यानी उन्हें जॉइंट फैमिली में रहना और उसके तौर तरीकों के वो बहुत क्या है मानते थे, उसको उन्हें पसंद था, यूं कह लीजिए। और आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि यानी बिल्कुल पसंद नहीं होती। अरुचि का मतलब जो रुचिकर ना हो, और अरुचि यानी जो पसंद ना हो, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते। वो समझते थे कि जॉइंट फैमिली क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, और जो स्त्रियां इसको मिलजुल कर किसी जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार में नहीं रहते थे, उसको देश और जाति दोनों के लिए वो क्या है हानि मानते थे, कि वो हमारा ही नुकसान है, ऐसा उनका मानना था। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। यानी ललनाएं यानी जो स्त्रियां थीं जो इसका विरोध करती थीं वो उनकी निंदा किया करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करते थे। शत्रु यानी दुश्मन समझने में भी संकोच नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर की स्त्रियां अपने घर परिवार से अलग हों या कुटुंब व्यवस्था से, जो संयुक्त परिवार से, वो अलग हो। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था, क्योंकि उनकी पत्नी भी उनके कुछ कुछ बातों का विरोध ही करती थी और उसमें सहमत नहीं हो पाते थे। अब यह इसलिए नहीं था कि उसे अपने सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी। इसलिए नहीं था कि आनंदी जो थी उसका विरोध करती थी, बल्कि घृणा था यानी पसंद नहीं करती, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह यानी गुजारा न हो सके, तो आए दिन की कला यानी झगड़ों से जीवन को नष्ट करने यानी जीवन बेकार करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अपनी खिचड़ी अलग पकाए यानी उस घर से अलग हो जाया जाए, ये एक मुहावरा है। यानी अपना परिवार अलग कर दिया जाए उस संयुक्त परिवार से, है ना। इसलिए वो विरोध करती थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी से घृणा करती थी, सास, ससुर, देवर या किसी से, बल्कि उनका ये मानना था कि अगर संयुक्त परिवार में आए दिन अगर झगड़े होते रहते हैं तो इससे बेहतर है कि आप अपना अलग परिवार लेकर के एकल परिवार में चले जाएं और अपना अपना सब अपने हिसाब से करें। उसका ये मानना था। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, यानी एक उच्च घराने की थी। उच्च कुल माने एक बड़े घर की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकदार थे और विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, झाड़, फानुस,
आर्नेरी, मजिस्ट्री और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकार के लिए भोग्य का विषय था। भोग्य यानी जितनी भोगने की वस्तु थी, यानी उसको इस्तेमाल करने की वो सारी चीजें विद्यमान थी, यानी सब उसके उनके घर में मौजूद था। नाम था उनके पिता का भूप सिंह। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम भूप सिंह था। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे वो उनके पिता, जिनका नाम भूप सिंह था। और पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था, क्योंकि उनके सारी जो थी वो बेटियां थी। 7 बेटियां हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रहे। देवयोग यानी ईश्वर की कृपा से 7 लड़कियां जीवित हुई। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह कर डाले। या पहली उमंग यानी एक बार में उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर दिए, यानी सबका विवाह उन्होंने कर दिया। पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। और फिर क्या हुआ? 15-20 हजार कर्ज हो गया। जब ब्याह किया जाता तो खूब ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो 15-20 हजार कर्ज लेकर के उन्होंने सबका तो विवाह कर दिया। पर जब वो कर्ज में डूब गए तो उनकी आंखें खुली। आंखें खुली मैंने फिर वो जागरूक हो गए और हाथ समेट लिया, यानी उन्होंने फिर खर्चा करना बंद कर दिया। और आनंदी उनकी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती थी। जो आनंदी थी बहुत ही सुंदर थी। रूपवती यानी बहुत ही सुंदर थी, गुणवती भी थी, यानी उसके अंदर गुण भी मौजूद थे। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे, यानी भूप सिंह की वो बहुत ही लाडली थी। यूं कहीं सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं, यानी जो सुंदर होती है संतानें तो उसको माता पिता भी बहुत पसंद करते हैं, है ना। और ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे और इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। भाग्यहीन यानी कि आपका भाग्य साथ न देना भाग्यहीन कहलाता। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए थे, है ना। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए, यानी प्रसन्न हो गए। रीझना यानी प्रसन्न हो गए और धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ ब्याह करा दिया, यानी उनकी शादी करा दी गई। आज यहीं तक छात्रों, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हम यहीं विराम लेंगे। अब अगले पार्ट में आप इसे पूरा देखिएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।